नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले बांग्लादेश एंड बांग्लादेश के अंदर जो वायलेंस चल रहे हैं उन सभी के बारे में। एक्चुअली इन सभी को डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे समझना होगा बांग्लादेश की हिस्ट्री को। एक्चुअली जो बांग्लादेश है वो कभी 1971 से पहले पाकिस्तान का एक पार्ट था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उसके दो पार्ट थे, एक ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से एंड दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान जिसको हम जानते हैं पाकिस्तान के नाम से। तो 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसके पीछे कुछ रीजन थे। पहला लैंग्वेज, बिकॉज ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बंगाली है एंड वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो ये एक बड़ा रीजन रहा। दूसरा कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं फील कर रहे थे कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उन्होंने वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को कहने का अवॉइड किया, बिकॉज जितना भी सेंट्रलाइज था, चाहे वो पॉलिटिकल सेंट्रलाइज हो या फिर डेवलपमेंट सेंट्रलाइज हो, वो सारे जो सेंट्रलाइजेशन हुआ वो वेस्टर्न पाकिस्तान में हुआ। तो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं, जो पॉलिटिक्स है वो ईस्टर्न पाकिस्तान को कहने का अवॉइड कर रही है। ओके, एंड जो नेक्स्ट रीजन है वो रीजन था कि 1970 में जब पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हुए तो उन जनरल इलेक्शन में ईस्टर्न पाकिस्तान में अवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके फाउंडर एंड उस टाइम पर जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको मेजोरिटी हासिल हुई एंड मेजोरिटी हासिल होने के बाद भी ईस्टर्न पाकिस्तान में उनको जो पॉलिटिकल रिकग्निशन नहीं मिली एंड जब उन्होंने पॉलिटिकल रिकग्निशन चाही तो उनको जेल में डाल देगा 6 महीने के लिए। एंड जिसके बाद जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उन उसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इस मूवमेंट में सबसे बढ़ चढ़ के जो पार्ट लिया वो लिया वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने। एंड वहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश के नाम से एक अलग नेशन बनाया जाना चाहिए एंड उसको पाकिस्तान से अलग किया जाना चाहिए। एंड जिसको लेके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ एंड 1971 में जब ये वॉर हुआ तो भारत ने भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था बिकॉज कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका की ओर से। लेकिन उन सभी के बाद भी जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हुआ एंड एक अलग नेशन बना बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश अलग नेशन बना तो वहाँ के जो लीडर है, मतलब जो टॉप लीडर है शेख मुजीबुर रहमान, उनको हेड बनाया गया बांग्लादेश का पॉलिटिक्स का। दैट्स मीन उनको एक तरह से पीएम बनाया गया एंड वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी मतलब अलग से बनाया गया एंड जिसमें एक एक्ट लाया गया कि जहाँ जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सपोर्ट किया, मतलब जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनको पॉलिटिकली, एजुकेशनली एंड जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के अंदर उसमें 30% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये रिजर्वेशन जो है वो 1971 में दिया गया जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो जो अभी का जो बांग्लादेश के अंदर सिनेरियो चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रिजर्वेशन ही है। तो आगे डिस्कस करते हैं। जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने 1971 में आज़ादी के बाद बांग्लादेश की, तो 1975 तक आते आते वे भी बांग्लादेश के अंदर एक तरह से उन्होंने भी डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर लिया था। 1975 में उन्होंने बांग्लादेश के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट किया एंड खुद को जो बांग्लादेश है उसका हेड बना लिया एंड खुद की जो पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग उसको छोड़कर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन सबको इलीगल मतलब घोषित कर दिया। मतलब बाकी जो सब पॉलिटिकल पार्टी थी उनको खत्म किया एंड केवल अवामी लीग को ही बांग्लादेश के अंदर सेटअप किया। तो इस तरह से जो बांग्लादेश है 1975 तक आते आते एक पॉलिटिकल पार्टी वाला देश बन चुका था। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला एंड जो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको मारा, मतलब उनकी हत्या की गई एंड हत्या करने के बाद जो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे जो रहमान, वे बांग्लादेश के हेड बने एंड उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश किया जिसको हम आज जानते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से, इन शॉर्ट BNP। ओके, जो आज बांग्लादेश के अंदर मेन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो BNP भी एक तरह से बांग्लादेश के अंदर एक डिक्टेटरशिप ही उन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया एंड उनके बाद जैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी उसी तरह से जियाउर रहमान की भी हत्या की गई एंड उनके बाद इरशाद जो कि खुद एक सेना प्रमुख थे वे बांग्लादेश के हेड बने एंड उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था जातीय पार्टी, जिसको JP के नाम से भी हम जानते हैं। एंड जातीय पार्टी के जो हेड थे इरशाद, वो 1990 तक जो बांग्लादेश है उसके हेड बने रहे एंड एक तरह से उन्होंने भी डिक्टेटरशिप को मतलब एक तरह से इस्टेब्लिश किया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन 1990 तक आते आते जो बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा एक मोमेंट स्टार्ट हुआ
एंड जो वहाँ के जो लोग थे वे कहने के चाहते थे कि दोबारा से जो कंट्री है, जो बांग्लादेश है, उसके अंदर डेमोक्रेसी आए। तो दोबारा से जो स्टूडेंट्स है उन्होंने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया एंड उस मूवमेंट का केवल एक ही मकसद था कि दोबारा से बांग्लादेश है वो मतलब उसमें डेमोक्रेसी आए एंड दोबारा से जो इलेक्शंस हो। 1990 में इरशाद ने प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद बांग्लादेश के अंदर दोबारा से इलेक्शंस हुए एंड इन इलेक्शन में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया एंड इस इलेक्शंस में बीएनपी को मेजोरिटी हासिल हुई, अराउंड 140 सीट आउट ऑफ 300 सीट में से। तो इस तरह से बीएनपी ने अपनी मतलब जो गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश किया एंड इस गवर्नमेंट के जो हेड थी वो हेड थी खालिदा जिया, ओके, जो कि एक वीमेन थी। तो इस तरह से आते आते 2001 तक दोबारा से इलेक्शंस हुए बांग्लादेश के अंदर एंड इन इलेक्शंस में जो अवामी लीग थी उसको मेजोरिटी हासिल हुई एंड अवामी लीग की ओर से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर है। तो इस तरह से शेख हसीना फर्स्ट टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी एंड 2006 में दोबारा से बीएनपी की गवर्नमेंट आई एंड खालिदा जिया दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी एंड दोबारा से वहाँ एंड 2006 के इलेक्शन के बाद 2008 में इलेक्शन हुए एंड इन इलेक्शन में दोबारा से अवामी लीग को मेजोरिटी हासिल हुई एंड दोबारा से जो शेख हसीना वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया एंड 2008 से लेकर 2024 तक लगातार 15 साल तक जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि 2014 में जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश के अंदर उसमें 257 मतलब 257 सीटें आउट ऑफ 300 सीट्स में से जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग उसको मिली एंड ये सब होने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि जो शेख हसीना को 5 अगस्त को किस तरह से अपने देश को छोड़ के ही भागना पड़ा और उसके पीछे रीज़न है। तो जैसे मैंने आपको बताया जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में तो वहाँ पर एक रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया जिसमें 30% रिजर्वेशन दिया गया उन लोगों को जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करने में अपना योगदान दिया था, ओके, मतलब सेना को। एंड कुछ रिजर्वेशन भी और अलग से दिया गया है लोगों को, जैसे कि वुमेन्स को या फिर जो अलग ट्राइब्स लोग हैं उन सभी को। तो इस तरह से जो बांग्लादेश है उसके अंदर 56% जो है वो रिजर्वेशन है। तो जिसको लेके 2018 में जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के दौरान जो स्टूडेंट्स है उन्होंने मांग किया कि जो कोटा सिस्टम है बांग्लादेश के अंदर से वो ख़त्म कर दिया जाना चाहिए एंड जो बांग्लादेश के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट है चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, चाहे वो किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, मेरिट के बेस पर हो। तो जिसको लेके काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया एंड जो अवामी लीग थी जो शेख हसीना थी उन्होंने स्टूडेंट्स की जो बातों को माना एंड 2018 में उन्होंने एक एक्ट लाया एंड उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिजर्वेशन है उसको नल कर दिया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन को नल किया गया था एक एक्ट के दौरान उसको चैलेंज किया गया बांग्लादेश के जो हाई कोर्ट है उसमें एंड रिसेंटली जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो एक्ट है उसको नल कर दिया एंड नल करने के बाद जो रिजर्वेशन था दोबारा से वो बांग्लादेश के अंदर स्टैब्लिश हुआ। तो इसको लेके जो स्टूडेंट थे उनके बीच में एक आक्रोश जागृत हुआ एंड दोबारा से उन्होंने अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो वे चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो हर हालत में इस कोटे को ख़त्म करे, लेकिन जो हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया था उसको दोबारा से चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो रिजर्वेशन था 56% को उसको 7% से 10% के बीच में लाके छोड़ दिया, मतलब वो जो 56% जो रिजर्वेशन है उसको 10% पे लाके खत्म कर दिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंटिन्यू मांगते हैं कि इस रिजर्वेशन को बिल्कुल ही खत्म किया जाए एंड जो सिस्टम है वो मेरिट बेस पर बने। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश का जो वायलेंस आज हो रहा है उसका। एंड रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो स्टूडेंट का जो मूवमेंट था वो काफ़ी उग्र हो चुका था एंड जिसकी वजह से जो शेख हसीना है उनको प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन करना पड़ा एंड रिजाइन करने के बाद उनको अपनी ही कंट्री छोड़ के आनी पड़ी एंड वे अभी इंडिया में है एंड कब तक है ये कब तक नहीं हम नहीं कह सकते। रिसेंटली बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया है एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने एलिजिंग किया है कि जो इस पूरे सिनेरियो के पीछे जो हाथ है वो अमेरिका का है, बिकॉज अमेरिका चाहता था कि जो बांग्लादेश है वो उनका जो आइसलैंड है सेंट मार्टिन आइसलैंड वो अमेरिका को देते जिससे कि अमेरिका उसको अपना आर्मी हब बना सके एंड जो इंडियन सी है, इंडियन सी के अंदर जो चाइना है, चाइना कितनी एक्टिविटीज़ को कर रहा है उस सभी को सर्विलेंस कर सके। तो जिसको लेकर जो शेख हसीना है उन्होंने उनको मना किया एंड मना करने के बाद जो ये पूरे के पूरा जो सिनेरियो रहा है उसके पीछे जो अमेरिका का हाथ है। तो
ये एक बहुत बड़ी एलिजिंग है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना उन्होंने की है। सो ये काफ़ी अब इंटरेस्टिंग होगा जानना कि अब बांग्लादेश के अंदर जो अंतरिम गवर्नमेंट बन चुकी है वो किस तरह से काम करती है, बिकॉज जिस मोमेंट को लेके एक बहुत बड़ा मतलब सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हुआ एंड हज़ारों लोग वहाँ पे मरे एंड बहुत बड़ा वायलेंस हुआ, क्या उसको लेके जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। एंड ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्या शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश जाएगी एंड बांग्लादेश जाके दोबारा से जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्टैंड करेगी, बिकॉज अगर इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या दोबारा से अवामी लीग खड़ी हो पाएगी या नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो में नहीं, हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय। और जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो चैनल है कि जो वीडियोस है उनको आप लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ यार कर लीजिएगा, बिकॉज आपको यकीन मानना पड़ेगा कि जब आप किसी भी वीडियो को बनाते हैं स्पेशली कुछ सोशल टाइप्स वीडियोस को, तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना होता है एंड उन रिसर्च को अपने शब्दों में कहना होता है एंड रिकॉर्ड करना होता है। मुझे लगता है कि इट्स अ ह्यूज डिफ़िकल्ट वर्क। यकीन मानिए कि मैंने बहुत सारे टेक लिए इस वीडियो में बनाने के लिए। तो देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, और हाँ दोबारा से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।